नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो आने वाले समय में हर इंसान की ज़िंदगी को प्रभावित करने वाला है। एआई से छिनती हुई नौकरियाँ। यह एक गंभीर विषय ही नहीं पर एक सामाजिक और आर्थिक सवाल भी है। और इस विषय पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट राजेश सर जी। राजेश सर जी, आपका शुद्र विप्लव पॉडकास्ट में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बातचीत सिलसिला शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप और हमारे दर्शक एक छोटी सी वीडियो ज़रूर देखें। सर, इस वीडियो में जो हम वेयर हाउस देख रहे हैं, जहां पहले सैकड़ों मजदूर काम किया करते थे, पर अब एक भी मजदूर वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो आप इसको किस नजरिया से देखते हैं? क्या ये एआई हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है या हमारी रोजी रोटी पर सवाल उठा रहा है? बहुत अच्छा और बहुत ही सामयिक सवाल है ये। देखिए, मैं किसी भी इश्यू या सब्जेक्ट को देखने का मेरा नज़रिया बहुत ही प्लेन और सिंपल है। मैं इन सभी चीज़ों को श्री प्रभात रंजन सरकार जी, जो प्रउत के प्रणेता हैं, जिन्होंने प्रउत दर्शन दिया है, मैं उनके ही नज़रिए से चीज़ों को देखने या एनालाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक साइंस और टेक्नोलॉजी की बात है, तो प्रउत के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को पूरी तरह सपोर्ट किया है और इसके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की हमेशा वकालत की है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से हमने पास्ट में भी देखा है कि मनुष्य का जीवन बहुत कंफर्टेबल हुआ है। ये इसका एक पॉजिटिव साइड है और निश्चित तौर पे एआई, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स इनका जो है प्रउत की फिलॉसफी सपोर्ट करती है। लेकिन राजेश जी, हर प्रगति के पीछे एक अंधेरा पक्ष छुपा होता है। तो क्या एआई के पीछे भी कोई ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट आपको नजर आ रहा है जो हमें या हमारे दर्शकों को नजरअंदाज दिखाई दे रहा है? साइंस, टेक्नोलॉजी या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जितने भी प्रगति हुए हैं, आप देखेंगे तो पाएंगे कि साइड इफेक्ट या नेगेटिव एस्पेक्ट उसके साथ साथ चलता है। एक एग्जांपल लेते हैं, हम जब पैदल चल रहे होते हैं, अगर हम गिर गए तो चोट लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। लेकिन अगर हम साइकिल से गिरते हैं तो चोट लगने की संभावना ज़्यादा है। थोड़ा और साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, हम मोटरसाइकिल पे आ गए। मोटरसाइकिल से अगर हमारा एक्सीडेंट होता है तो चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कार में एक्सीडेंट और सीवियर होगा और अगर हवाई जहाज का हुआ तो बचने की संभावनाएं ऑलमोस्ट जीरो है। तो ये एक जो साइड इफेक्ट या नेगेटिव एस्पेक्ट है, यह साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ लगातार चलता आ रहा है। अगर आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को देखें तो एक तरफ प्रोडक्शन आसान हुआ है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, तो साथ में हमें एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन जैसी चीज़ें गिफ्ट में मिली हैं। तो उसी तरह से एआई, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का भी अपना एक नेगेटिव पक्ष बिल्कुल है और वो पक्ष है कि जहां लोगों को आराम मिल रहा है, वहां लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। और जैसे जैसे एआई, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का दायरा बढ़ता जाएगा, लोगों की नौकरियां छिनती जाएंगी और इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वह जिम्मेदार है वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था का मोटिव या ओरिएंटेशन। सर, अब आप अपने बातों के अंत में दो शब्द कहा है, मोटिव एंड ओरिएंटेशन। पर शायद हमारे कई दर्शकों को ये दो शब्द एब्स्ट्रैक्ट लग रहे होंगे। पर हम यह चाहते हैं कि यह शब्द मोटिव एंड ओरिएंटेशन आप एक बार हमारे दर्शकों को विस्तार में समझाएं, जिससे हमारे दर्शकों को यह शब्द समझने में आसानी हो। बिल्कुल, इसको अपने भारतवर्ष के एजुकेशन सिस्टम से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे एजुकेशनल सिस्टम का मोटिव क्या है या दिशा निर्देश, वो रास्ता क्या है?
तो इस एजुकेशन सिस्टम का जो मोटिव या ओरिएंटेशन है वह है कि किसी भी तरह से आपको जीवन में सक्सेसफुल बनना है, सफल व्यक्ति बनना है। लेकिन अच्छे मनुष्य बनना है, गुड ह्यूमन बीइंग बनना है, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। चूँकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो आज ये जो हम बातचीत में कहते हैं कि अच्छे लोगों की संख्या कम हो गई, वो इसी वजह से है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर में वो चीज़ है नहीं। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम का मोटिव या ओरिएंटेशन या पहली प्राथमिकता हम ये कर दें कि पहले हमें अच्छा मनुष्य बनना या बनाना है, सक्सेसफुल हम बाद में बनाएँगे। तो आप ये देखो कि समाज कितना खूबसूरत बन जाएगा। तो यही जो मैं मोटिव या ओरिएंटेशन की बात कह रहा था पूंजीवाद के संदर्भ में, आप उसको 2 एग्ज़ाम्पल से समझिए। एक, आज से 4 साल पहले रूस ने यूक्रेन पे हमला किया और इन 4 वर्षों में लाखों लोग दोनों तरफ से मारे जा चुके हैं, जान-माल की हानि हुई है और वहाँ पे जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस या एनवायरमेंटल क्राइसिस जो जनरेट हुई है बमबारी के कारण, युद्ध के कारण, उस पे पूरी दुनिया में कहीं चर्चा नहीं है। पर्दे के पीछे राजनीति क्या हो रही है कि कैसे अमेरिका का हाथ ऊपर रहेगा, कैसे रूस पीछे नहीं जाएगा, कैसे यूरोपियन कंट्रीज का अपर हैंड होगा। लेकिन उसमें जो लोग मारे जा रहे हैं उनके प्रति किसी का कंसर्न नहीं है। और इस पूरे खेल में जो कंपनियां आर्म्स एम्युनिशन डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं वो अपने हथियार बेचने पे लगे हुए हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यूक्रेन और रूस के लोग मर रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। और दूसरा एग्जांपल आप लीजिए, अभी एकदम 2 दिन 3 दिन पहले का इंडिया के अंदर में एयरलाइंस इंडस्ट्री में एक क्राइसिस हुई और इस क्राइसिस के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मजबूरी में एयर ट्रेवल करने के लिए बाध्य थे। उनके साथ प्राइवेट कंपनियों ने क्या किया, जहां का किराया 6,000 7,000 रुपए था, अचानक से वो 50 60 70,000 रुपए वहां किराया हो गया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था का ओरिएंटेशन या मोटिव ही है प्रॉफिट कमाना। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मानवीय जीवन पे उसका कितना असर पड़ रहा है। द ओनली आइडिया बिहाइंड द कैपिटलिस्टिक सिस्टम इज टू गेन और मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। और यही मैं इस तरफ इशारा कर रहा था कि चूंकि पूंजीवादी व्यवस्था में सिर्फ प्रॉफिट ही मायने रखता है, तो एआई, ऑटोमेशन या रोबोटिक्स के कारण अगर लोगों की नौकरियां जाती हैं तो उनको लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। उनकी कंपनी को फायदा मिलना चाहिए, उनका फायदा बढ़ना चाहिए, इवन एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइव्स। तो वो मैं उस तरफ आपका ध्यान ले जा रहा था। और ये जब तक पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी इसमें ये परेशानी रहेगी। लेकिन इस पूंजीवादी व्यवस्था को अगर आप एक ह्यूमैनिटेरियन, जो मानवीय जीवन के मूल्यों को समझती है, जिसके लिए मनुष्य का जीवन पहली प्राथमिकता है, उसको लाभ हानि से मतलब नहीं है, तो ये एआई, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स आदमी हमारे जीवन को बहुत खूबसूरत बना देगी। अदरवाइज इस पूंजीवादी व्यवस्था में लोगों का जीवन, अगर मैं नर्क शब्द यूज करूं तो शायद गलत नहीं होगा, आने वाले समय में लोगों को एक नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। राजेश जी, एक बड़ा बुनियादी सवाल। आप अक्सर कहते हैं कि प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी और पूंजीवाद दोनों अलग है। तो मैं और हमारे दर्शक ये दोनों जानना चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी और पूंजीवाद दोनों कैसे अलग हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात जो मैं ओरिएंटेशन और मोटिव के समय कह भी रहा था कि पूंजीवाद में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड चीज़ें चलती हैं। कोरोना जैसे पीरियड को भी हमने देखा जिसमें लोगों ने प्रॉफिट कमाए, जबकि पूरी मानवता उस समय त्राही त्राही कर रही थी। प्रौद्ध का जो पूरा दर्शन है उसके सेंटर में जो पहली चीज है वह है ह्यूमन बीइंग। ये पूरी इकोनॉमी किसके लिए? मनुष्यों के लिए।
फॉर देयर वेलफेयर। जबकि पूंजीवाद में क्या है, ये सारे मनुष्य किस लिए, माल बेचने के लिए। हमको इन मनुष्यों को माल बेचना है, इनसे हमें प्रॉफिट अर्न करना है। और प्रभुत्व कहता है कि नहीं, ह्यूमन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको एक डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस का पूरा अधिकार है। और अगर आप कभी भी पूंजीवाद, साम्यवाद या जितने इकोनॉमिक फिलोसफीज को पढ़ेंगे तो उसके सेंटर में आपको मिलेगा वेल्थ, कि पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन प्रउत का जो पूरा दर्शन है वह 16 सूत्रों के रूप में है। उसमें 1 से 8 सूत्र जो हैं वो प्रउत के सोशल लॉज हैं, 9, 10 और 11 वो उसका इकोनॉमिक लॉ है, और 12 से लेकर 16 तक उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। तो मैं पहले इकोनॉमिक लॉ की बात करता हूं, जो प्रउत कहता है, युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजनम सर्वेषां विधेयम, द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एज शुड बी गारंटीड टू ऑल। पूंजीवाद क्या कहता है, हमारी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, साम दाम दंड भेद झूठ सच शोषण जैसे करना है करो, बट हमको प्रॉफिट चाहिए। प्रभुत्व कहता है कि सबको डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस का अधिकार है। और यही कारण है कि प्रभुत्व के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने इकोनॉमिक्स की अभी तक प्रिवेलेंट सिर्फ 2 शाखाएं हैं, जनरल इकोनॉमिक्स और कमर्शियल इकोनॉमिक्स। इसमें 2 ब्रांचेस उन्होंने और इंट्रोड्यूस किए। पहला ब्रांच उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पीपल्स इकोनॉमी, और पीपल्स इकोनॉमी में उन्होंने क्या कहा कि लोगों के न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी होनी चाहिए। दूसरा, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी जो है मास स्केल पे गरीबी हटाने के लिए उसमें उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। तो जो मनुष्य के जीवन स्तर को ग्रेजुअली ऊपर लेके जा सकता है वो सारी चीजें उन्होंने दी। क्योंकि प्रभुत्व के दर्शन में जो पूरी तरह से हॉलिस्टिक और सिम्बियोटिक है, उसके केंद्र में है मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। और इसीलिए मनुष्य का जीवन बेहतर हो, सुखद हो, समृद्ध हो, इसके लिए उन्होंने ऐड किया पीपल्स इकोनॉमी, जो उन्होंने 9वें सूत्र में भी कहा। और उसमें एक ब्रांच उन्होंने और ऐड की, वो ब्रांच उन्होंने ऐड किया साइको इकोनॉमिक्स, जो कि पूरे इकोनॉमिक्स में आज कहीं पे भी चर्चा में नहीं है। आज की इकोनॉमिक्स में कौन सी चीजें हैं, जो टेंजिबल चीजें हैं, जो दिखती हैं, विजिबल है, मिनरल, माइंस, आयरन, और रुपया, पैसा, वेल्थ, ये जो चीजें दिख रही हैं, जो हमारे हाथ में करेंसीज हैं, वही चीजें हैं। बट साइको इकोनॉमिक्स के अंदर में उन्होंने सोशल, कल्चरल वैल्यूज, मोरालिटी, एथिक्स, एस्थेटिक, ये सारी चीज़ों को, ये जो सारे पोटेंशियल्स हैं, इसको उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया और कहा कि इनका इस्तेमाल भी हमें करना है ताकि मनुष्य का जीवन जो है एक्सप्लॉयटेशन में बर्बाद नहीं हो। इकोनॉमिक ट्रेंड्स या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है मनुष्य को कष्ट में नहीं रखे, ताकि मनुष्य का जीवन बेहतर हो। और यहाँ एक बात और कहूँगा, शायद बहुत सारे दर्शकों को थोड़ा अटपटा लग सकता है कि विशुद्ध भौतिक चीज़ों के अंदर कोई रिलीजियस या आध्यात्मिक बात, तो लेकिन अगर आप जो दुनिया के प्रमुख धर्म हैं, अगर आप उनके बारे में थोड़ा जानते हैं तो आप जानते होंगे कि सनातन धर्म के अंदर में एक कल्पना है कि मनुष्य की योनि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है। और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में ये है कि हम एक बार पैदा होते हैं, दोबारा हमारा रीबर्थ नहीं होता है। सो आइदर वी हैव अ बर्थ फॉर वन टाइम, और वो 84 लाख योनियों के बाद हम आए। दिस ह्यूमन लाइफ इज टू इम्पॉर्टेंट। तो इसके लिए उन्होंने दिया कि मनुष्य का लाइफ जो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में बर्बाद नहीं हो, बल्कि उसका लाइफ हमेशा बेहतर होता जाए। और यही कारण है कि उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बहुत प्रश्रय दिया। उन्होंने कहा कि मेक द लाइफ इजी। अगर एक आदमी का काम पूरे सप्ताह में अगर 2 घंटे करने से चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट हिम डू इट। अब आप बताओ, एआई को पैसा चाहिए क्या, रोबोट को पैसा चाहिए क्या? नहीं चाहिए। उनके मेंटेनेंस में पैसे लग सकते हैं, लेकिन उनको सैलरी नहीं देनी है आपको।
एआई को या रोबोट को आपको सैलरी नहीं देनी है। तो ये जो इकोनॉमी का पैसा है, आदमी के 2 घंटे काम करने के बावजूद एक, चूँकि उन्होंने कहा कि पैसा जो होल्ड करके रखा हुआ है, सॉरी, ये जो आपके पूंजीवाद के अंदर में लोगों ने वेल्थ एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है, उसमें उसके कारण ये पैसा इकोनॉमी में होते हुए भी इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब ये पूरा वेल्थ, ये पैसा जब इकोनॉमी का हिस्सा होगा, तो 2-4 घंटे सप्ताह में काम करने के बावजूद हमारा जो लाइफ है वो पहले से ज़्यादा बेहतर होगा। लोगों के पास ज़्यादा बेहतर चीज़ें होंगी, ज़्यादा बेहतर सुविधाएँ होंगी, और ये जो हमारा समाज या एक-एक इंडिविजुअल आज ये जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन में जी रहा है, उसके परे उसको एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर विकल्प, या प्रौथ प्रणेता ने जो शब्द यूज़ किया है, नव्य मानवतावादी समाज का निर्माण होगा, न्यू ह्यूमनिस्टिक सोसाइटी बनेगा, जहाँ पे सिर्फ मनुष्यों की ही कदर नहीं होगी, बल्कि पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, जंगल, पहाड़ जो आज सब खत्म हो रहे हैं धीरे-धीरे, उन सबको एक नया जीवन मिलेगा। एक बेहतर जीवन की ओर ले जाने के रास्ते का नाम है प्रौथ प्रगतिशील उपयोग तत्व। और मैं तो उम्मीद करूँगा कि प्रौथ की फ़िलॉसफ़ी जितनी जल्दी दुनिया में इम्प्लीमेंट हो, हम लोगों को एक बेहतर जीवन जीने का मौका मिलेगा। सर, ये जो प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी है, ये हमारे लिए या हमारे आने वाले चीज़ों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, पर इसको हम नई युवा पीढ़ी के अंदर कैसे डेवलप करें? इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें? ये भी एक बहुत ही कंटेम्पररी क्वेश्चन है। अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन थोड़ा-सा पढ़ा है, तो फ्रांस की क्रांति के पहले एक पीरियड था जिसको रेनेसां पीरियड कहते हैं या पुनर्जागरण का काल कहते हैं। और किसी भी क्रांति के पहले, क्रांति तुरंत नहीं होती है, रिवॉल्यूशन तुरंत नहीं होता है। उस रिवॉल्यूशन के पहले एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, जिसको कि रेनेसां वर्ड यूज़ किया गया है, या आप उसको इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन भी कह सकते हो। तो प्रौथ के दुनिया भर में फैले हुए कार्यकर्ता प्रौथ को लेकर यूथ, स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स और जो भी बौद्धिक लोग हैं, और प्लस मासेस, फार्मर्स, लेबर्स, सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास हम जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। आप भी जानते हो कि किसी भी चीज़ के लिए एक माहौल बनने में समय लगता है। कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं आती है, और अगर गलती से ओवरनाइट जो चीज़ें आती हैं, तो फिर वो चली भी जाती हैं। सो ग्रेजुअली हम समाज के हर वर्ग के पास पहुंच रहे हैं, और ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं है, दुनिया भर में प्रौथ के ऊपर अच्छा और बड़ा काम हो रहा है। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि शायद आने वाले 3 से 5 साल के अंदर प्रौथ का ये जो दर्शन है, मेन मीडिया जो है या मेन नेशनल नैरेटिव का हिस्सा होगा, अनडाउटेडली। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं समाज के हर वर्ग के लोगों से मिल रहा हूँ। यूनिवर्सिटीज़ में लगातार इंटरेक्शन हो रहा है, स्टूडेंट, यूथ। आप भारत के जितने बड़े पत्रकारों को जानते हैं, उनसे मेरी बात हुई है। वो प्रौथ के बारे में लिखने के लिए आज तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने कंसेप्ट पे जब बात हुई, तो बोले हाँ, यही सॉल्यूशन लगता है। तो प्रौथ का भविष्य बिल्कुल ब्राइट है, और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से प्रौथ के कार्यकर्ताओं का भी आह्वान करूंगा कि वो समय नज़दीक आ रहा है जब दुनिया पूंजीवाद से तौबा कर लेगी, वो खुद ही हाथ खड़े कर देगी, और वो बोलेगी कि नहीं, हमें पैसा और ये जो चमक धमक या जो ये ग्लैमर वाली दुनिया है वो नहीं चाहिए। एक पीसफुल लाइफ चाहिए, एक शांतिमय जीवन चाहिए, जिसमें सुख और समृद्धि हो। तो उस रास्ते पे हम चल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कुछ अच्छा और बड़ा आपको सुनने और देखने को मिलेगा। और आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शायद हमारी मुलाकात अभी जल्दी नहीं हो पाए, तो आपके दर्शकों को मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ कि नया वर्ष आप लोगों के लिए शुभ हो। वैसे इसके आसार दिख कम रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद राजेश जी। अब हम अपने दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहते हैं और
हम धन्यवाद राजेश जी सिंह जी का भी करना चाहते हैं, जिन्होंने इस विषय को एक नया मोड़ दिया। और अगर आपको इस पॉडकास्ट को लेकर कोई भी सवाल है, तो आप उस सवाल को पूछ सकते हैं और हम ऐसे ही नए विषय पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।